नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरह से होता है, प्रॉपर्टी एंड टाइटल का ट्रांसफर, जिसमें हमने पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल सिस्टम, प्राइमोजेनिचर एंड अल्टीमोजेनिचर 4 तरह के टर्म्स देखे, उनके एग्जाम्पल्स भी देखे कि किस तरह से कहां कैसे होता है। आज हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत के बारे में हम कहते हैं कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तो अनेकता में एकता कैसे है, तो सबसे पहले हमें समझने पड़ेगा कि एकता से हमारा क्या तात्पर्य है, फिर समझना पड़ेगा कि अनेकता से हमारा क्या तात्पर्य है, और इनके बाद इन दोनों का समागम, ये दोनों ज्वाइंटली कैसे भारतीय समाज में परिदृश्य होते हैं, परिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सोसाइटी को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था कि सोसाइटी क्या होता है। तो सोसाइटी जो टर्म है वो लैटिन वर्ड है सोसियस, सोसियस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है, इसको इन जनरल टर्म में हम क्या कहते हैं कि टू और मोर पीपल, कम से कम 2 आदमी तो होना ही चाहिए, टू और मोर पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है, एंड हैविंग कॉमन इंटरेक्शन। एक रिलेशनशिप होगा इन सब के बीच में, तभी समाज का निर्माण होता है। जैसे भारत को देखें अगर, तो भारत के जितने भी लोग हैं सबका एक भारतीयता का जो है संबंध सबके बीच में है। तो इसकी वजह से भारत को एक समाज कहा गया विश्व परिदृश्य में। अमेरिका, वेस्टर्न सोसाइटी एक तरह की, हम अमेरिका को अलग देखते हैं, अमेरिकन सोसाइटी, लंदन इंग्लैंड को अलग देखेंगे, ब्रिटिश सोसाइटी। लेकिन जब हम कंटिनेंट वाइज ग्लोबली देखते हैं तो वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न का मतलब है कि जो भी इंडिया के वेस्ट में आते हैं, जिनका एक कॉमन तरीके का जो है सो रिलेशनशिप है, एक दूसरे में कॉमन कल्चर को वो इनहेरिट करते हैं, तो इस वजह से हम सोसाइटी को डिटरमाइन करते हैं। एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं मॉरिस गिन्सबर्ग, जिन्होंने सोसाइटी का डेफिनेशन दिया कि ए सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर। देखिए, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल तो जरूरी है, जो कि एक जगह हो, यूनाइटेड हो, जुड़े हुए हो। जैसे हमने कहा टू और मोर पीपल, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, ऑटोमेटिकली वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा। यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, अब देखिए फैमिली भी जो है अपने आप में एक सोसाइटी है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल या फिर स्नेह के रिलेशनशिप से, कंजुगल रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। ठीक है, या फिर सर्टेन मोड ऑफ बिहेवियर, जैसे कि मानिए कि फैमिली ट्री है, एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग धीरे धीरे होते जाते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, तो उससे विस्तार होता है, एक गांव का निर्माण हो जाता है, वो एक बड़े जो है सो तबके का निर्माण हो जाता है। तो ये सोसाइटी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, which mark them off from who do not enter into the these relations। अब देखिए, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, जो उसको अलग करता है। जैसे ब्रिटिश सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी को अलग कैसे किया जाता है, तो हम कहते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ब्रिटिश जो है वो एक यूनियन है, लेकिन वहां पे क्या है कि डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो सकते हैं लेकिन डाइवर्सिटी नहीं है। तो अब डाइवर्सिटी क्या होता है, तो ये समाज का मॉरिस गिन्सबर्ग ने जो अपना डेफिनेशन दिया था। अब हमें 2 टर्म को समझना पड़ेगा कि यूनिटी और डाइवर्सिटी में क्या अंतर है। तो यूनिटी का मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग इन फुल म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब एक दूसरे के साथ एक परस्पर संबंध में होते हैं, एक एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में या 2 समाज के बीच में, और सब एक साथ होते हैं, इसको हम यूनिटी कहते हैं। अब यहां पे एक टर्म है यूनिटी के साथ यूनिफॉर्मिटी। क्या इंडियन सोसाइटी यूनिफॉर्म है? नहीं। कैसे? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सिमिलर। ठीक है,
कह सकते हैं हम कि बंगाली कम्युनिटी बिहार की कम्युनिटी से डिस्टिंक्ट है, बिहारी कम्युनिटी बिहार में यूनिफॉर्म हो सकती है, बंगाली कम्युनिटी बंगाल में यूनिफॉर्म हो सकती है, या बंगाली कम्युनिटी जहां होगी वो बंगाली कम्युनिटी एक तरह के प्रैक्टिसेस को फुलफिल कर रही होगी, सिमिलर कल्चर को इनहेरिट कर रही होगी, तो इसलिए वो समाज में एक क्या है, यूनिफॉर्मिटी हो सकती है। लेकिन सोसाइटी में यूनिटी तभी होगी जब सब एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध में होंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग वननेस, फीलिंग ऑफ बीइंग वननेस। वहीं पे डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक कलेक्टिव डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप। कलेक्टिव डिफरेंस का मतलब है कि जैसे हिंदू को में ही ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस क्रिश्चियन, चार जो मेजर रिलीजन है उनको लेते हैं। मृत्युपरांत हिंदू धर्म में माना जाता है पुनर्जन्म का चक्र चलता है, ठीक है। इस्लाम में ये चीज नहीं मानी जाती है। तो कलेक्टिवली जो है ये डिफरेंस हो गया हिंदू और इस्लाम के बीच में, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। दूसरा, हिंदुइज्म और सिखिज्म दो जगह क्या होता है कि मरणोपरांत लोगों को जलाया जाता है, ठीक है, उनको चिता पर जलाया जाता है। जबकि मुस्लिम ग्रुप और क्रिश्चियनिज्म यहां पे क्या होता है, दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो इन दो ग्रुप में मेजरली क्या हो गया कि ये दोनों आपस में तो सिमिलर फॉर्म जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव डिफरेंस हो गया इनका हिंदुइज्म और सिखिज्म से। तो इस तरह से जो कलेक्टिव डिफरेंस है दो ग्रुप में वो क्या कहलाता है, हमारा डाइवर्सिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब कैसे डाइवर्स है इंडियन पॉपुलेशन उसको हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडियन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन ग्रुप में, और इन तीनों ग्रुपिंग के आधार पे हम इंडिया को देखेंगे। सबसे पहले है जियोफिजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, भौतिक या भौगोलिक विविधता। दूसरी है रेशियल डाइवर्सिटी, निर्जातीय विविधता। और तीसरा है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता। अब हम कैसे है इसको हम देखते हैं। तो जब हम ज्योग्राफिकल और जियोफिजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडिया को ले लीजिए। इंडिया का फिजिकल जो पहले ज्योग्राफिकल पार्ट को देखते हैं। तो ज्योग्राफिकल पार्ट को देखते हैं तो क्या मिलता है हमें कि सबसे पहले जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो हमारा हिमालयन माउंटेन का है। इसका मतलब है कि यहां पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन्स। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर हम देखें तो दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज में अरावली, और न्यूवेस्ट माउंटेन्स जो हैं सबसे नवनिर्मित पर्वत जो हैं उनमें हिमालयन। तो भारत में एक डाइवर्सिटी तो यही हो गया कि यहां पे जो है सो नवीन के साथ साथ सबसे पुराने पहाड़ों की श्रृंखला मौजूद है। तो पर्वतीय श्रृंखला जो है एक फिजिकल फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा है ग्रेट इंडियन प्लेन। ग्रेट इंडियन प्लेन जो है वो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा एंड ब्रह्मपुत्रा द्वाब से बनाए जाते हैं। द्वाब का मतलब है कि जो एरिया जिसको ये तीनों नदियां सिंचित करती हैं, ठीक है। तो ये दोआब जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा दोआब जो है ग्रेट इंडियन प्लेन बनाते हैं। तो यहां पे जो पॉपुलेशन होगा वो मेजरली क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो फीचर है वो है कोस्टल प्लेन्स का। कोस्टल प्लेन्स का क्या हुआ कि जो समुद्री सीमा है हमारी, उस समुद्री सीमा के साथ जो प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, मेजरली जो वहां का व्यवसाय देखेंगे तो वहां पे फिशरीज का व्यवसाय बहुत ज्यादा होता है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। दूसरा आता है प्लेट्यू, पठार, पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक छोटा नागपुर का पठार हो गया। दूसरा जो है आपका साउथ इंडिया में जो है सो साउथ इंडियन प्लेट्यू है, ठीक है, दक्षिण भारतीय पठार। उसके बाद आते हैं डेजर्ट। जो डेजर्ट क्या है, अलग श्रेणी की है। ये बंजर भूमि का जो है सो
वहां पे बंजर भूमि होती है। अब इंडिया में देखें तो डेजर्ट दो तरह के हैं, कोल्ड डेजर्ट भी है और हॉट डेजर्ट भी है। जो थार का डेजर्ट है, थार डेजर्ट राजस्थान, तो ये क्या है, हमारा हॉट डेजर्ट है। वहीं लेह लद्दाख जो है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पे हमारे पास मरुभूमि का भी क्षेत्र है और साथ में दो आइलैंड ग्रुप्स भी हैं भारत के पास, जो क्या क्या है, अंडमान एंड निकोबार और दूसरे लक्षद्वीप। ठीक है, दोनों के अपने अपने नंबर, तकरीबन 100 के आसपास अंडमान निकोबार में और 30 के आसपास, 30-32 के आसपास लक्षद्वीप में आइलैंड्स है। तो कहने का मतलब कि हर तरह के फिजिकल फीचर्स यहां मौजूद हैं। अब फिजिकल फीचर्स के साथ साथ यहां के जो सेटलमेंट होंगे उनका क्या डिफरेंट हो सकता है। पहली चीज होगी कि उनका प्रोफेशन, दूसरा होगा लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग स्टाइल, तीसरा क्या हो जाएगा, फूड हैबिट। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, वेशभूषा, ड्रेसिंग्स। ठीक है, तो इन चार चीजों पे अब देखिए फिजिकल फीचर्स के साथ जो लोग हिमालयन माउंटेन्स में रहने वाले होंगे, उसके आसपास रहने वाले होंगे, वो क्या होंगे, उनका मेन प्रोफेशन क्या हो सकता है, वहां पे वो क्या कहते हैं, शिप रियरिंग। ठीक है, भेड़ को पालना, उनका ऊन बनाना, क्योंकि ठंडी ठंडे प्रदेश है तो वहां पे ऊन का व्यवसाय क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वहां से वो ऊन पालते हैं, उनको फिर जो है ऊन, मतलब भेड़ पालते हैं, भेड़ से फिर ऊन निकाल करके उनको बेचा जाता है। ठीक है, जो इंडियन प्लेन है जहां पे सिंचाई की मूलभूत सुविधा बहुतायत मात्रा में मौजूद है, वहां पर क्या होगा, प्रोफेशन एग्रीकल्चर होगा। ज्यादातर लोग होंगे जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होंगे। इंडियन सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी रही है। ठीक है, कृषि आधारित हमारी जो है सो अर्थव्यवस्था रही है, जिसका परिणाम यह है कि आप देखेंगे कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन गंगा यमुना दोआब में ही पाया जाता है। ठीक है, तीसरा कोस्टल प्लेन्स जो है वहां पे हमारे फिशरीज का व्यवसाय बहुत होता है, वहां से फिशेज, मछली पालन। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए लोग देखते हैं कि समुद्र में जाते हैं, वहां से मछली पकड़ के लाते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। बंगाल में जैसे कि मछली जो है वो वहां के फूड हैबिट्स में शामिल है। ठीक है, तो वो क्यों है, क्योंकि समुद्री एरिया के पास होने के वजह से वहां पे मछली का जो है सो बहुतायत मात्रा में जो है उत्पादन है। तो उत्पादन जिस चीज की होगी, खपत उसी चीज की होगी। ठीक है, जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, मरुभूमि है, मरुभूमि में क्या होते हैं कि वहां पे ऐसे फसल पाए जाते हैं, जैसे गट्टे की सब्जी वहां बहुत फेमस है। ठीक है, गट्टा इसलिए क्योंकि वहां पे हरी सब्जियों का होना मुश्किल है। ऑल्दो वहां पे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थ्रू कई सारे शहरों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है, जहां एग्रीकल्चर का आज के डेट में मतलब एग्रीकल्चर हो पा रहे हैं, लोग कृषि आधारित कार्य कर रहे हैं। पर वहां पे मरुभूमि में कृषि का बहुतायत प्रचलन नहीं हो सकता, तो वहां के फूड हैबिट्स जो है बिल्कुल अलग होंगे। आइलैंड्स के अपनी विशेषता होती है। तो इस तरह से हर क्षेत्र अपने किसी न किसी वजह से अलग है। ठीक है, लेकिन अलग होने के साथ साथ ये सब किसका पार्ट है, भारत का, इंडिया। अब आते हैं, दूसरा है डेमोग्राफिक डिवीजन। डेमोग्राफी होता है कि किसी के पॉपुलेशन का किस तरह का विभाजन है। ठीक है, जैसे कि इंडिया को देखें तो यहां पे रूरल और अर्बन सेटलमेंट है। अर्बन एरियाज का मतलब हो गया कि ऐसे एरिया जो विकसित हो चुके हैं, और रूरल एरिया जो कि आज भी परंपरागत तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रही है, ज्यादातर कृषि आधारित जीवन निर्वाह करती है। ठीक है, ज्यादातर किसान होते हैं। छोटे छोटे गांव हैं, उनको हेमलेट कहा जाता है। फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, ट्राइब्स हैं, उनके अपने डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, उनके फेथ सिस्टम अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेमोग्राफिक डिवीजन भी बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है, डाइवर्स है।
अभी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भारत में युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। ठीक है, क्योंकि यहां पे अभी वर्क फोर्स जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में ला सकता है, लेकिन ला सकता है जब उसका इफेक्टिव इस्तेमाल होगा तब। तो ये है ज्योग्राफिकल डिवीजन, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब आते हैं रेशियल डाइवर्सिटी की बात। रेस का मतलब क्या होता है? रेशियल निर्जातीय विविधता। निर्जातीय का मतलब क्या है कि कोई भी सुपरफिशियल फिजिकल डिफरेंस दैट पर्टिकुलर सोसाइटी कंसिस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, रेस कैन बी डिफाइंड एज सुपरफिशियल फिजिकल डिफरेंसेस दैट ए पार्टिकुलर सोसाइटी कंसिडर सिग्निफिकेंट। एक ऐसी जो है सो इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो सोसाइटी समझती है कि ये हमारा है। जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी के बारे में हमने बहुत सुना है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि अंग्रेज यहां पर जब इंडिया आए और उन्होंने इस अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया को अपना गुलाम बनाया, तो वो क्लेम करते थे कि हम व्हाइट सुप्रीम हैं। व्हाइट होने की वजह से गॉड हैज गिवन अस ऑर्डर टू मेक द पीपल सिविलाइज्ड। ठीक है, वो हमें सिविलाइज करने आए थे। अब ऑल्दो ये मजाक ही है, क्योंकि आप उस सभ्यता को सिविलाइज करने आए हैं जिसके पास अपना सिविलाइजेशन, एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन आज से 2000 साल 4000 साल पहले था। 2000 साल आज और 2000 साल पहले, तो 4000 साल पहले जो कंट्री सिविलाइज्ड हो चुकी थी उसको सिविलाइज करने आए थे। बट क्या है कि ये रेशियल, ये व्हाइट और ब्लैक में क्या करते थे, रेसेस को डिटरमाइन किया जाता था। तो रेसेस जो होते हैं वो दो चीजों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एक प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि कहां पे उनका ओरिजिन है, सोर्स क्या है उनका, कहां से आ रहे हैं, और दूसरा वहां का स्किन टोन। अब देखिए एक चीज, जो ठंडे प्रदेश होंगे वहां पे लोग गोरे होते हैं, जो गर्म प्रदेश है वहां पे लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। अर्थात जलवायु का, किसी भी जगह की क्लाइमेट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे 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 आप नॉर्थ इंडियन में हिमाचल, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड के उत्तरी पार्ट में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, जम्मू कश्मीर में चले जाएं, तो वहां पे गोरे लोग ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे नीचे उतरते जाइए तो साउथ में जाते जाते जो है सो एक ब्लैकिश वो आ जाता है, टोन, स्किन टोन आ जाता है। रीजन कि वहां पे क्या है कि गर्मी जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो साउथ में इक्वेटर के पास होते जाने की वजह से गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से स्किन टोन क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। अब इंडियन क्लाइमेट सिस्टम को ही देखें तो चूंकि इंडिया का एक्सटेंट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, स्किन टोन व्हाइटिश से क्या हो जाता है, ब्लैक की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो रेसेस दो चीजों पर निर्भर करते हैं, एक प्लेस ऑफ ओरिजिन और स्किन टोन पे। तो एक सर हिंसबर्ग रिस्ले, ये एक ब्रिटिश एथनोग्राफर थे। एथनोग्राफर के द पर्सन हु मैप्स एथनिसिटी। ठीक है, तो क्या है, ये एक्चुअली क्या थे कि ये एक आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के कॉलोनियल। तो इन्होंने क्या किया था कि पहली बार किसी ने रेशियल, इंडियन सोसाइटी का रेशियल क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करके इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो तीन रेसों का मिक्सचर, तीन रेस यहां पे रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो सबसे पहला है द्रविडियन, द्रविड़, दूसरे इंडो आर्यन और तीसरे मंगोलॉइड। अब देखिए तीनों रेसेस के डिफरेंसेस क्या है, क्या फिजिकल फीचर्स थे और क्या प्लेस ऑफ ओरिजिन था। ठीक है, तो अगर हम देखें द्रविडियन जो हमारा है, द्रविड़ रेस जो है, तो उसमें क्या है कि दोज हु स्पीक्स द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली।
ठीक है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, जितने साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको क्या कहते हैं, वो द्रविड़ फैमिली लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो इनको द्रविड़ रेस कहा गया। ओरिजिनली क्या है कि ये लोग साउथ एशिया, जैसे कि साउथ इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके को फॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडो आर्यन फैमिली। इंडो आर्यन फैमिली जो इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज करते हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज क्या है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का जो है एक सब पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमारा कौन सी भाषा आ जाती है, हमारी हिंदी आ जाती है, हिंदुस्तानी आ जाती है, संस्कृत आ जाता है, उर्दू आ जाता है। ठीक है, और उसके फारसी आ जाता है। और तीसरा जो है वो है हमारा मंगोलाइड। मंगोलाइड कौन थे, तो जो मंगोलिया क्षेत्र की तरफ से आते थे। ठीक है, जो कि अपना ईस्टर्न एशिया का पार्ट है। अब देखिए कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो द्रविड़ फैमिली के लोग थे वो साउथ से साउदर्न प्लेट्यू रीजन के थे। ठीक है, और इनके फिजिकल डिस्टिंक्ट फीचर क्या थे, सबसे पहले देखिए डार्क कंप्लेक्शन। जैसे हमने कहा कि जो जैसे जैसे हम साउथ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे स्किन टोन जो है क्या होता है, ब्लैक होता जाता है। ठीक है, उसके बाद इनके जो बॉडी पे बॉडी हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो बाल होते हैं वो कर्ली टेंडेंसी के होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, अब देखिए जो टेक्नोलॉजी आ गई है आज के डेट में, हम डेली अपने हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट जो नेचुरल टेंडेंसी होगा वो कर्ली टेंडेंसी होगी। ठीक है, ये है द्रविडियन सोसाइटी का फिजिकल फीचर। इसी तरह जब हम इंडो आर्यन फैमिली को देखते हैं तो इंडो आर्यन फैमिली का जो मेजर्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्रोविंस में देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो होता है ये कंपैरेटिवली टॉल होते हैं, फेयर कंप्लेक्शन होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो नॉर्दर्न पोर्शन, जो हिमालयन रीजन, ठंडे प्रदेश के आसपास के जो लोग हैं वो गोरे होते हैं। इनकी आंखें काली होती है, डार्क आई होता है, और जो कपाल होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, और इनकी नाक जो होती है वो पतली और नुकीली होती है, नैरो नोज होते हैं इनके। ठीक है, और जो मंगोलॉइड है ये ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया पे, मंगोलिया एक जगह है, कहां है, चाइना के बगल में, तो उससे इसका नाम आता है मंगोलॉइड। तो इनके जो फिजिकल फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड हेड, चौड़े कपाल। ठीक है, इनकी आंखें छोटी होती है। ठीक है, वो भी तिरछी होती हैं, जैसे चाइनीज लोगों का हम देखते हैं, या फिर हम जो है सो अगर नॉर्थ जो अपना ईस्टर्न सेटलमेंट है, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स है वहां पे देखते हैं कि ओब्लिक आईलिट होती है, आंखें छोटी होती है और नाक चौड़े होते हैं। ठीक है, और हाइट जो होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसीलिए देखेंगे कि जो अपने गोरखा रेजिमेंट है उनमें जो लोग आते हैं उनका क्या किया गया है कि जो कंपैरेटिव हाइट जो है वो कम रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रेशियल डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। और लास्ट आते हैं, तीसरा जो पोर्शन है हमारे डाइवर्सिफिकेशन, रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रिलीजियस प्लुरलिज्म है। प्लुरलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन जो है सो एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर। ठीक है, कैसे, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, चार रिलीजन जो है यहाँ इंडिया में स्वतः पनपे हैं, यहाँ की अपनी रही हैं। और बाद में क्या हुआ कि जो बाहर के पर्यटक भारत में आते गए, क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी, और कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो जो गोल्डन एज था इंडिया का वो क्या था कि लोगों को बाहरी जो विजिटर्स आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, तो उनको आकर्षित करता था। तो उसकी वजह से क्या था कि इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म, जुडाइज्म, ज्यू, पारसी, ये सब जो है सो हमारे यहाँ आते गए, यहूदी, पारसी, जैन, तो इनके वजह से क्या हुआ कि ये लोग भी आकर के भारत में सेटल हो गए। अब देखिए क्या है कि इंडिया में जो इंडियन ओरिजिन के रिलीजन थे वो तो थे ही, जो बाहर वाले आए वो भी यहाँ समा गए, और समाते समाते इस तरह से कि वो मुख्य धारा में जो समाज है उसके भाग हो गए। 2011 का सेंसस अगर हम देखें, ठीक है, एक जो है सो मैं एक सिंपल डाटा आपको कोट करके देता हूं कि 2011 का जो सेंसस आया था उसमें अगर टोटल पॉपुलेशन हमारा था तकरीबन 121 करोड़।
121 करोड़ में जो हिंदू थे वो 96 करोड़ थे। तकरीबन 17 करोड़ जो हैं वो मुस्लिम थे, तक 2.5 करोड़ के पास क्रिश्चियन थे। उसके बाद 1 पॉइंट से तकरीबन 2 करोड़ कहते हैं ये सिख हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म, जैन ये लाख में आ जाते हैं। बुद्धिस्ट 84 लाख के आसपास बुद्धिस्ट, बौद्ध। उसके बाद तकरीबन 44 लाख के आसपास जैन, और बाकी अदर रिलीजन को देखा जाए तो वो तकरीबन सारे मिलाकर के 80 लाख, जिसमें जीव हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, ये सब आ जाते हैं। और लास्ट कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपना रिलीजन नहीं बताते थे, ठीक है, जो कि अपने आप को क्या कहते हैं उसको, एथिस्ट मानते हैं, नास्तिक। तो उनकी तादाद जो है तकरीबन 28 लाख है। तो अब देखिए, ऑल्दो पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो नंबर वेरी कर सकते हैं, बट हर तबके का अपना एक स्थान है और हर तबका इस समाज में घुला मिला है, ठीक है। अब इसमें डाइवर्सिटी और कैसे, एक तो रिलीजियस जो है सिंपल रिलीजन के बेसिस पे हो गया। अब क्या था कि इंडिया में क्या है कि डाइवर्सिटी, सबसे पहले रिलीजन होता है, रिलीजन के बाद क्या होते हैं कि रिलीजन जो ब्रेक होते हैं तो वो सेक्ट्स में ब्रेक होते हैं, ठीक है, सेक्ट होते हैं। जो सेक्ट होते हैं वो फिर बढ़ के किस में चले जाते हैं, कल्ट में, संप्रदाय में, ठीक है। उदाहरण के लिए कि हिंदुइज्म को देखा जाए तो हिंदुइज्म में सबसे पहले क्या थे, ये सब तो सनातनी हिंदू थे। इसमें 2 तरह का डिवीजन आया, एक वैष्णवाइत जो विष्णु के उपासक थे, नारायण के, और दूसरे शैवाइत जो शिव के उपासक थे, ठीक है। तो 2 तरह का डिवीजन आ गया। उसके बाद इसमें फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बुद्धिज्म को लें, बुद्धिज्म जब टूटा तो वो 2 पार्ट में टूटा, ठीक है, महायान और हीनयान। सिमिलरली जैनिज्म जो है, जैन के 2 सेक्ट थे, कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्ट अलग बसाए। कल्ट का मतलब होता है संप्रदाय, छोटे छोटे कल्ट होते हैं, जैसे कबीर के फॉलोअर कहलाए कबीरपंथी समाज। और आजकल हम देखते हैं कि जैसे आसाराम बापू के बहुत फॉलोअर हैं तो उनका अपना कल्ट हो गया, ठीक है। राम रहीम के अपने फॉलोअर्स थे, उनका अपना कल्ट हो गया। तो एक रिलीजन के अंदर एक सिमिलर आइडियोलॉजी, सिमिलर तरीके के जो प्रचलन है, प्रथाएं हैं, उनको फॉलो करने का अलग है। इस्लाम में देखें तो इस्लाम का एक मेन चैनल है, उसमें फिर आपको सूफिज्म देखने को मिलता है। दूसरा बहावी जो सोसाइटी है वो है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कल्ट हैं, अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं एक ही धर्म के लोग, ठीक है। तो इतनी डाइवर्सिटी है, और इन सब डाइवर्सिटी के बाद इंडिया क्या है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड कैसे है इसको देखिए। सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेते हैं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। ऑल्दो अगर इसको देखा जाए तो इसमें कई सारी कंट्रीज ऐड हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आ जाता है आपका अफगानिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत और श्रीलंका, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। लेकिन क्या है कि ऑल्दो पॉलिटिकल डिवीजन हो गया है, पॉलिटिकल डिवीजन के बाद जो है सो भारत एक अलग कंट्री है, ये सब अपने अपने में कंट्री हैं। लेकिन क्या है कि हम सबके साथ कुछ हमारे जो कल्चरल हेरिटेज हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे सिखिज्म का क्या है कि एक अमृतसर में है, दूसरा लाहौर में है, जो तीर्थ स्थान है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको कि नेचुरल फिजिकल बाउंड्री जो है वो नेचुरल था, नेचुरल क्रिएट किया गया था कि इसके एक तरफ से समुद्र जो पहाड़ है हमारे हिमालयन जो माउंटेन सीरीज है, दूसरी तरफ जो है सो
तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। जब कभी भी चाणक्य अपने अखंड भारत की बात करते थे तो उनके अखंड भारत का तात्पर्य होता था वह भारत जिसकी सिर जो है हिमालय है और जिसकी चरण धोने के लिए जो नदी बहती, समुद्र बहता है वो हिंद महासागर है। तो हिमालय से लेकर के, हिंदू कुश से लेकर के, और जो श्रीलंका तक का जो क्षेत्र है वो सब क्या है, एक अखंड भारत का क्षेत्र होता था। तो ये एक जो है सो नेचुरली हम जो है क्या है, एक है, यूनाइटेड है। दूसरा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें रन करता है। अब ये हो गया पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी। दूसरा कल्चरल यूनिटी है। कल्चरल यूनिटी कैसे? कल्चरल यूनिटी है कि जब हम रामेश्वरम में जाकर के शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो वहां पे शिव के जितने भी मंदिर हैं सबके जो है सो छोटे छोटे एक रेप्लिका वहां बना हुआ है, सबको पार करते हुए हम जाते हैं। अगर अदरवाइज माना जाता है कि आपकी रामेश्वरम में शिव पूजा जो है पूरी नहीं हुई। उसके बाद अगर हम इसको कल्चरली देखा जाए कैसे यूनाइट किया गया है, तो हम देखते हैं कि शंकराचार्य जब निकले थे भारत भ्रमण पे, और उन्होंने जो है सो 4 धाम की स्थापना की, तो उन्होंने चारों अलग अलग जगह पे की थी। चारों बॉर्डर्स को जो है उन्होंने एक साथ जोड़ा। तो ये जो है सो कल्चरल यूनिटी की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से भारत, अखंड भारत जो है वो क्या है कि विविध होने के साथ साथ आज भी हम एक रह करके एक भारतीयता का जीवन निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, जो उसके बाद इन दोनों के जो है एमलगमेशन भी मिलते हैं। जब से हमने देखा कि बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया कानूनी तौर पे, तो उसके बाद क्या है, ये एमलगमेशन हो गया, क्योंकि जो है सो अब प्रॉपर्टी बाय बर्थ मिल रही है, सबको मिल रही है, किसी के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो क्या है कि भारत की विविधता को दर्शाता है, और विविधता के साथ हम में कलेक्टिव सिमिलरिटी क्या है कि हम एक भारत के लोग हैं। तो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन